हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर school.com। तो आज हम लोग फिर से बात करने वाले क्लास 12 के पहले चैप्टर की। ठीक है, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे वैद्युत क्षेत्र की। तो वहां पे हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन देखा था और उसके बाद हम लोग वैद्युत क्षेत्र के लिए निगमन किए थे। जो सूत्र हम लोगों को मिला था वो कुछ इस तरह से था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ठीक है ना। इसको हम लोगों ने देखा था कि एक यानी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले। ठीक है ना। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे अगर मान लेते किसी निकाय पर एक आवेश ना होकर के बहुत सारे आवेश हो। ठीक है ना, कुछ दूरियों पर बहुत सारे आवेश हो तो हम ये कह सकते हैं अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोगों ने सेम इसी प्रकार से वैद्युत बल भी निकाले थे, यानी अनेक आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत बल यानी वैद्युत बल। तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे हम लोग ये देख रहे थे अगर कोई चीज एक ही पॉइंट पे अध्यारोपित हो रही है अर्थात एक ही जगह केंद्रित हो रही है, ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते थे। अर्थात सभी का जो फोर्स होता था, सभी का जो बल होता था वो एक ही जगह ही लगता था। तो वैसे यहाँ भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस यानी जो वैद्युत क्षेत्र निकालने वाले हैं यहाँ भी हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, जो हमारा निगमन है वो कुछ इस तरह से है, अनेक आवेशों के कारण किसी निकाय पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, अनेक आवेश के कारण किसी निकाय पर वैद्युत क्षेत्र। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा चित्र देखते हैं, चित्र कैसे होता है। तो मान लेते हैं अपने पास कोई एक निकाय है O, ठीक है ना, जिससे R1 दूरी पर अपने पास कोई आवेश जो है वो Q1 है और इसी प्रकार R2 दूरी पर अपने पास कोई आवेश Q2 है, R3 पर आवेश Q3 है। अब इस तरह से हम लोग क्या करें कि डॉटेड लाइन दिखा देते हैं, अर्थात डॉटेड करके दिखा देंगे। इस तरह से हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग एन टर्म तक गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग डॉटेड करके इसको दिखा देते हैं। ये रहा अपना लास्ट का QN, ये कितनी दूरी पर स्थित होगा, RN दूरी पर। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के लिए जो हमें वैद्युत क्षेत्र चाहिए उसमें केवल एक आवेश का होना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अगर देखें तो इसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र दिख रहा है वो दिख रहा है E1, ठीक है ना, इसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र दिख रहा है वो दिख रहा है E2, इसके लिए दिख रहा है E3, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम लोग डॉटेड करके देखें तो इस वाले आवेश का हम लोगों को क्या दिख रहा है, वैद्युत क्षेत्र EN दिख रहा है, ठीक है ना। कौन सा दिख रहा है, EN। तो हम लोग देखें, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, Q1, Q2, Q3 सभी का जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है वो एक ही जगह लग रहा है। वो कौन सा जगह है, वो निकाय O है, ठीक है ना। अब ये जो निकाय अपना O है, अगर सारे वैद्युत क्षेत्र एक ही बिंदु पे लग रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये अध्यारोपण के सिद्धांत को पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। जब ये अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इनको जिस तरह से ये एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके लिए हम लोग लैंग्वेज बनाना सीखेंगे। पहले लैंग्वेज कैसे होगा, जैसे जैसे जो चीज हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है हम लोगों को क्या करना होता है, उसी बेस के आधार पे हम लोग मानना सीखते हैं। और जो मानना होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, बस आप केवल चित्र को ध्यान से देखिए, सारी चीज जो लैंग्वेज होते हैं उसके बड़े आसानी से निकल करके आते हैं। तो आप देखते हैं लैंग्वेज कैसे बनते हैं डेरिवेशन के। तो माना कोई निकाय अपना क्या है, O है, ठीक है ना, निकाय O है जिसे R1, R2, R3 दूरियों पर क्रमशः उपस्थित आवेश कौन कौन से हैं, Q1, Q2, Q3 डॉट Qn, जिनके कारण उस निकाय पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र E1, E2, E3 डॉट En है। ये है हमारे छोटे से लैंग्वेज। E1, E2, E3 दिख रहा है,
Q1 Q2 दिख रहा है, ठीक है ना, R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn दिख रहा है। तो हम लोग को करना क्या है, इनको लैंग्वेज में हम लोग बांधे। तो लैंग्वेज क्या होगा, पहला लैंग्वेज होगा माना कोई निकाय अपना क्या है, O है। माना कोई निकाय O है जिससे R1 कामा R2 कामा R3 डॉट डॉट Rn दूरियों पर उपस्थित आवेश क्रमशः Q1 कामा Q2 कामा Q3 डॉट डॉट Qn है। आरोपित वैद्युत क्षेत्र E1 कामा E2 कामा E3 डॉट डॉट En है। ये देखो सीधे सीधे हमारा इस चित्र में पूरा का पूरा लैंग्वेज दिख रहा है, ठीक है ना। R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है, और उसके बाद हमारा E1 E2 E3 डॉट डॉट En भी है, ठीक है ना। अब हम लोग करते क्या है, ये तो रहा हम लोगों का लैंग्वेज। हम लोग जैसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, वैसे फिर से यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फार्मूला वही होने वाला है। फार्मूला तो हम लोगों को याद है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दूरी है, आवेश है, तो इस निकाय पर हमें पहला वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, फिर आवेश दूरी सेकंड वैद्युत क्षेत्र, इस तरह से तीसरा चौथा पांचवा डॉट डॉट हम लोग लास्ट में कहां चले जाएंगे, एन टर्म के पास। तो यहाँ पे हम लोग बात किसी करने वाले हैं, पहले Q1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, Q1 के कारण Q1 के कारण बिंदु O पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, आरोपित वैद्युत क्षेत्र। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फार्मूला हम लोगों को पता है, हम लोगों ने इसकी पहले डेरिवेशन किया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे E1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q1 अपान R1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए Q1 के कारण मिल गया, तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, Q2 के कारण निकालेंगे QO पर, ठीक है ना। Q2 के कारण बिंदु O पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। Q2 के कारण बिंदु O पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q2 अपान R2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग ज्यादा टर्म पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। कैसे Q3 भी निकलेगा, ऐसे Q4 भी निकलेगा, तो Q3 Q4 को हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। जब नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे, डॉटेड दिखा देंगे इस तरह से, ठीक है ना। लगभग 3 डॉटेड तो आपको दिखाने ही पड़ेंगे। ये राम लोगों का डॉटेड। अब लास्ट में क्या है, लास्ट वाला भी पोर्शन लिख लें, किसके कारण, Q1 के कारण, कहां पर, बिंदु O पर, दूरी भी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, Qn के कारण, Qn के कारण O पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र, Q1 के कारण O पर आरोपित वैद्युत
क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास लास्ट का होगा ई एन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कितना हो जाएगा क्यू एन अपान आर एन का होल स्क्वायर। तो ये देखो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एक ही जगह अध्यारोपित हो रहे हैं। बताओ यहाँ पे हम लोग किसके नियम का, किसका नियम लगा लें, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा लें। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है ना। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जब सब जगह एकत्रित हो रही है तो हम क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ही कहता है अगर किसी निकाय पर सारे पार्टिकल्स एक ही जगह एकत्रित हो रहे हैं तो सबको क्या कर लीजिए, आपस में जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2 प्लस, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्लस डॉट करके डॉट 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 कितना लास्ट में जाएंगे ई एंटर तक, ठीक है ना। तो सबकी वैल्यू हम लोग रख लेते हैं जो हम लोगों को पता है जहां तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/r1 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे डॉटेड करके दिखा दें, लास्ट का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीजें दिख रही है कॉमन सी जिसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। याद रखना यहाँ पे बीच में डॉटेड करके है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा Q1/R1 का स्क्वायर प्लस Q2/R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। और इस तरह से प्लस डॉट 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 Qn/Rn का स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोगों ने इन सब चीजों को देखा, ठीक ना। अब हम लोगों को करना क्या है, चलिए ये हम लोग चाहे तो यहीं तक ब्रेक कर सकते हैं इसको, ऐसे हम लोगों ने बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत में देखा था कूलम के, ठीक है ना। चाहे तो इसे और छोटा कर सकते हैं, एक स्टेप हम लोग यहाँ पे लिख दें, या आप लोगों को मैंने बताया था समेशन किस तरह से बनाया जाता है। जब एक एक पॉइंट से कोई चीज जुड़ रहा हो, एक मतलब एक एक के बाद क्या कर रहा है, वो जुड़ रहा है, तो हम लोग करते क्या है, उसके लिए समेशन का इस्तेमाल करते हैं। जो चीज बाहर उसको बाहर रखो, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, ये योग हो रहा है तो यहाँ पे समीशन लगाओ। अच्छा देखो कहां से प्रारंभ हो रहा है कहां से खत्म हो रहा है, तो एक से प्रारंभ हो रहा है एन पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दो आई बराबर 1, कहां पे जा रहा है लास्ट तक एन पर। तो बताओ हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू आई अपान आर आई का स्क्वायर। और समीशन यही कहता है कि आप एक एक पॉइंट्स रखते जाइए और उसको आपस में जोड़ते जाइए, ठीक है ना। ये हम लोगों को मिल गया बहुल आवेशों के कारण किसी निकाय पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। और तीव्रता कितनी होगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 का स्क्वायर प्लस Q2/R2 का स्क्वायर डॉट डॉट अर्थात Qn/Rn का स्क्वायर। ये शॉर्टकट में बोलना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I = 1 से स्टार्ट होकर के n तक जाएगा, उसके बाद हम लोग Qi/Ri का होल स्क्वायर। आप I का मान 1 रखेंगे तो Q1/I मतलब कि R1 का स्क्वायर मिलेगा, समीशन कहता है योग, फिर प्लस होगा, फिर I का मान हम 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, फिर उसके बाद प्लस होगा, फिर I का मान हम लोग क्या करेंगे 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 वाला पोर्शन मिलेगा। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इससे लास्ट तक हम लोग n टर्म के पास जाएंगे तो लास्ट वाला मिलेगा Qn/Rn का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग किस टॉपिक की बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो चलिए वैद्युत क्षेत्र को हम लोग पता है, ठीक है ना। अब उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुण। ये पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, कभी कभार पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाओं को कोई 2 गुण बताओ, कभी पूछता है 3 गुण बताओ, कभी पूछता है 4 गुण बताओ, ठीक है ना। तो मैक्सिमम आप 4 याद रखिए,
ठीक है। या भूविकल्पी में भी पूछ लेगा क्या ये वैद्युत क्षेत्र को यानी वैद्युत बल रेखाओं के गुण को प्रदर्शित करता है, उसके लिए चित्र के माध्यम से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब जो हम लोग कहने का मतलब इसे हम इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। पहले तो हम समझेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है ना। कैसे पता चला कि ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये इनका जो डायग्राम बनता है वो किस तरह से बनता है, हम लोग पहले इस बात पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक बार वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें, तो हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र का जो डिफिनेशन लिखा था वो ये बोलते थे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने एक बात किया था बल के बारे में, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, वैद्युत बल। उसी पॉइंट को हम लोगों ने जब बोला, इतना पूरा डिफिनेशन बल के आया, हम लोगों ने कहा ये किसका डिफिनेशन है, वैद्युत क्षेत्र का। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कोई एक आवेश होता है जो पूरी तरह से क्या होता है, स्वतंत्र होता है चलने के लिए, ठीक है ना। और वो जिस तरफ चलता है, ठीक है ना, क्या करता है, वो जो आवेश होता है वो किस दिशा में चलता है, हम लोग कह सकते हैं वो आवेश किस दिशा में चलता है, वैद्युत बल की दिशा में चलता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जो आवेश होता है वह स्वतंत्र होता है, और वो किस दिशा में, और वह वैद्युत बल की दिशा में चलता है, ठीक है ना। हम लोग ये कह सकते हैं ये जो आवेश है, ठीक है ना, अगर ये आवेश अगर वैद्युत बल की दिशा निरंतर बदल रही है तो आवेश की भी दिशा क्या होगी, उसी के आधार पर निरंतर उसकी बदलती रहेगी। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र में जो अपना जो धन परीक्षण आवेश होता है, क्या करता है, धन परीक्षण आवेश ही वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है ना, या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जो अपना आवेश होता है ये क्या करेगा, ये फील करता है, ठीक है ना, किसी अन्य आवेश के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाओं के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो अपने पास आवेश होता है वैद्युत क्षेत्र में वह स्वतंत्र होता है चलने के लिए, और वह स्वतंत्र होने के पश्चात क्या करता है, स्वतंत्र होता है। जब स्वतंत्र होगा तो वह वैद्युत बल की दिशा में चलता है। तो जब वैद्युत बल की दिशा निरंतर बदलती रहती है तो इसकी भी दिशा बदल जाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लास्ट में किस तरह से चलेगा, लास्ट में जो अपना वैद्युत बल रेखाएं होंगी एक वक्राकार पथ पे चलेंगे, अर्थात एक वक्र की तरह बनाएंगे, और जो वक्र होता है वो लगभग निष्कोण होता है, ठीक है ना, अर्थात ये कोई कोण नहीं बनाता है, ठीक है ना। हम लोग ये कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिस पर कोई पृथक्कृत आवेश क्या होता है, स्वतंत्र रूप से चलता है। तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैद्युत बल रेखा एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत जो अपना धन परीक्षण आवेश होता है, ठीक है ना, जो एकांक धन परीक्षण आवेश होता है वह उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में अपना क्या करता है, वैद्युत बल चलता है। अगर वैद्युत बल की दिशा निरंतर बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, तो आवेश की भी दिशा निरंतर परिवर्तित होगी। और कहने का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं लास्ट में कैसा पथ बनाने का प्रयास करता है, ये लास्ट में वक्राकार पथ बनाने का प्रयास करता है, और जिसका कोई कोण नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे निष्कोण वक्र कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के डिफिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे होता है वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में एक निष्कोण या काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक निष्कोण या काल्पनिक रेखा होती है जिस पर कोई आवेश पृथक्कृत चलने के लिए स्वतंत्र होता है,
स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। जिस पर कोई आवेश क्या करता है, चलने के लिए स्वतंत्र होता है, हम लोग उसे क्या कह सकते हैं, उसे कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इस तरह से, ठीक है ना। चलिए हम लोग चित्र देख लेते हैं। ये देखो अपने पास कोई इस तरह से वक्र बनाया इसने, चाहे जैसे वक्र बना सकता है, ठीक है ना। इस पर अपना कोई क्या है, आवेश यहाँ पे क्या कर रहा है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पर कोई अपने पास आवेश है मान लो, और वो क्या कर रहा है, इसी रेखा पे गमन कर रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत है, ठीक है ना। और ये क्या कर, इसकी इसमें जो आरोपित वैद्युत बल होता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में बल होता है, हम लोगों ने देखा था E बराबर हम लोगों को मिला था E बराबर F अपॉन Q, तो F बराबर क्या हो गया था, Q इंटू E, ठीक है ना। तो जिस तरह से आगे क्या होगा, यहाँ पे बल की दिशा निरंतर बदलती रहेगी, उसी प्रकार से यहाँ पे आवेश की भी दिशा निरंतर क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी, और लास्ट में क्या करता है, एक वक्राकार पथ का निर्माण करता है, ठीक है ना। अब ये देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, वक्राकार पथ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, यानी वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाओं का पथ कैसा होता है, वक्राकार पथ होता है, कैसा होता है, वक्राकार। तो डिफिनीशन क्या हुआ, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में एक निष्कोणीय काल्पनिक रेखा होती है जिस पर कोई आवेश पृथक्कृत चलने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, निष्कोण वक्र का निर्माण करती है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो वैद्युत बल, काफी बार पूछा गया है बोर्ड के पेपर में कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण को स्पष्ट करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जितने गुण स्पष्ट करेंगे वो सारे के सारे गुण चित्र के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट इसके गुण के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार करना, हमेशा चार को तैयार करके रखना, ठीक है ना, पेपर में चाहे जितनी आए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये अपने पास एक वक्र है, ठीक है ना, और इस वक्र पे अगर हम लोग बात करें बिंदु के बारे में, तो हम लोग हर जगह कई बिंदु ले सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो निष्कोण वक्र होती हैं, उनकी एक ही बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वह स्पर्श रेखा क्या करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, ठीक है ना। उसके पहले अगर हम लोग आगे और थोड़ा सा बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम लोगों ने क्या देखा था, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो धन आवेश से चल करके ऋण आवेश की तरफ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के बारे में अगर बात करें, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये धन आवेश से दूर जाती हैं और ऋण आवेश के समीप आती हैं, ठीक है ना। तुम लोग यहाँ पे चित्र देख सकते हैं इस तरह से कुछ, मान लेते हैं हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास निगेटिव है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी, सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं इस धन आवेश से दूर जाने का प्रयास करती हैं, ठीक है ना। देखो जितना भी एरो दिख रहा है, एरो क्या कर रहे हैं, इस आवेश से दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी, इसके समीप आने का प्रयास करेंगे। ये देखो जितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या कर रही है, वो ऋण आवेश के समीप आ रही है। हम लोग इस तरह से भी एक विलगित निकाय भी बना सकते हैं, एक मान ले प्लस है, एक मान ले माइनस है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो क्या होता है, ये जो वैद्युत बल रेखा होती है धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे समाप्त होती है। ये देखो ये इस तरह से कुछ, अगला फिर से ये फिर से, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से बना ले ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके, तो अगर ध्यान से देखें प्लस से चल करके माइनस की तरफ, प्लस से चल करके माइनस की तरफ, एरो इस तरह से कुछ। अब ये प्लस से क्या करेगा,
दूर जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी अपना वैद्युत बल रेखाओं के लिए सही चित्र है, ठीक है ना। ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वाला क्या करता है, नेगेटिव वाला उसके पास आता है, अर्थात जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो ऋण आवेश के समीप आती है और धन आवेश से दूर जाती है। इसे देखो, ये जो प्लस है इससे सारी वैद्युत बल रेखाएं इससे दूर जा रही है, लेकिन जो माइनस है इस सारी इसके क्या कर रही है, पास आ रही है। बात समझ में आया। तो इस तरह से अगर चित्र दिखाई देंगे तो समझ जाना वो किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, वो वैद्युत बल रेखाओं के गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। हम लोग जो पहला प्रॉपर्टी लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। या ये कह सकते हैं कि धन आवेश से क्या होती है, धन आवेश से दूर हो जाती है और ऋण आवेश के पास आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये है कभी भी वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश के बाद फिर धन के पास नहीं जाएंगी कभी, ठीक है ना। क्योंकि हम अगर मान लें जैसे ये प्लस है ये माइनस है, आगे फिर प्लस ले लें, एक मतलब कि एक पेयर में, तो प्लस से माइनस गई, सही है, यहां तक तो सही दिखा। अगर आगे प्लस होगा तो ये माइनस से प्लस की तरफ नहीं जाएंगे, इसी पे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि वैद्युत बल रेखाएं धन से चल करके कहां जाती है, ऋण के पास। इसमें ये देखो ये भी दिख रहा है कि धन से दूर जा रही है और ऋण आवेश के पास आ रही है, ठीक है ना। तुम लोग एक शब्द में एक प्रॉपर्टी देखें कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। चले एक प्रॉपर्टी दिखा, अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं एक एक करके, फिर सेकंड लिखते हैं, इसको मिटाते हैं इस चित्र को। चलिए इसी को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक बात हमेशा याद रखना, जहां पे वैद्युत बल रेखाएं बहुत सघन होती हैं, ठीक है ना, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं वहां पे हमें प्रबल वैद्युत क्षेत्र मिलता है, और जहां पे वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पे हमें दुर्बल वैद्युत क्षेत्र मिलता है। तो अगर हम लोग बात करें, ये जो आवेश हमारा निकाय है, निकाय पर बहुत स्ट्रॉन्ग वैद्युत क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो अगर हमसे पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र सबसे कम कहां पे होगा, तो वैद्युत क्षेत्र सबसे कम यहां पर होगा, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं क्या है, एक दूसरे से बहुत ही दूर है। तो याद रखना, प्रबल वैद्युत क्षेत्र कहां मिलेगा, निकाय पर। दुर्बल वैद्युत क्षेत्र कहां मिलेगा, इन दोनों के बीच में, अर्थात जहां पे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, दूर दूर होती है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला भी पॉइंट देख सकते हैं, एक और ले लें इस तरह से, यहाँ पे दूर दूर है और यहाँ पे क्या है, ये पास पास है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं समीप होती हैं, समीप होती हैं, वहां प्रबल वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है, जहां तथा जहां दूर दूर होती है वहां दुर्बल वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ सबसे अधिक वैद्युत क्षेत्र कहां पे है, तो याद रखना सबसे अधिक वैद्युत क्षेत्र
आवेशों के निकाय पे ही होता है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो वैद्युत बल रेखा है, सारे के सारे वैद्युत बल रेखा कहाँ समीप दिखाई दे रहे, कहाँ एकत्रित, कहाँ ज्यादा सघन मात्रा में दिखाई दे रहे, तो आवेशों के निकाय पर, ठीक है ना। तो सबसे अधिक वैद्युत क्षेत्र आवेशों के निकाय पे होता है, उससे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र कहीं होता नहीं, क्योंकि वही सबसे अधिक वैद्युत बल रेखाएं समीप होती हैं, ठीक है। चलिए अगले नंबर पे बात करते हैं, 2 हो गया, आगे की बात करते हैं। अब हम लोग किस टॉपिक, किस नंबर की बात करेंगे, थर्ड नंबर देखते हैं। हम लोगों ने बोला कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में एक स्फुट वक्र का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, और उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको डिनोट करती है, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, पहले चित्र देख ले। तो मान लेते हैं अपने पास ये कोई एक निष्कोण वक्र है, मान लेते हैं निष्कोण वक्र है, ये वैद्युत, अब का होगा क्या, ये पॉइंट्स ले लेते हैं ए और ये ले लेते हैं बी, ठीक है। अपने पास कोई एक वक्र है ए बी, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैद्युत यानी वैद्युत बल रेखाओं को। तो इसके किसी भी बिंदु पर, चाहे जो बिंदु ले लो, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु हमने ले लिया, यहाँ पे भी एक बिंदु ले लिया, अर्थात इस पे चाहे जितने बिंदु ले लीजिए, एक ही बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा, ठीक है ना। ये मान लेते हैं P है, ये मान लेते हैं Q है। तो एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, अर्थात जो स्पर्श रेखा होगी वह एक ही वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि जितनी भी होती है वह केवल एक यानी एक वैद्युत दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग P की बात करें तो क्या कर रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है, एक निष्कोण वक्र का निर्माण करती है, जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। ये देखो, इसको हम लोग बोल सकते हैं Q। आप चाहे जितने बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, और वह स्पर्श रेखा किसको प्रदर्शित करेगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान लेते हैं दो दिशाएं कर देंगे तो ऐसा असंभव है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की एक सदिश राशि जिसकी दिशा हम लोग पहले से निर्धारित करके बैठे हैं, ये प्लस से माइनस की तरफ होता है। अगर हम लोग एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींच करके हम लोग दो वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करें तो क्या हो जाएगा, ये तुरंत का तुरंत गलत हो जाएगा, तो इसका जो सदिश है वो फॉल्ट हो जाएगा। इसलिए एक बिंदु एक स्पर्श रेखा, और वही स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं एक निष्कोण वक्र का निर्माण करती है, निष्कोण वक्र का निर्माण करती हैं, जिनके किसी भी बिंदु पर, जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा किसको प्रदर्शित करेगी, स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो इसका चित्र कुछ हम लोगों को ये दिख रहा है। चलिए अगले नंबर पे बात कर लें। ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये कभी भी बंद पास का निर्माण नहीं करती है, ठीक है ना। किसका निर्माण नहीं करती है, बंद पास का निर्माण नहीं करती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तीसरे नंबर पे बंद पास का पहले चित्र देख लें। तो बंद पास कैसे होता है, कुछ इस तरह से, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे एक अंतरक्रम में ले ले। चलिए हम लोग जानते हैं जो वैद्युत बल रेखा होती है वो क्या करती है, धन आवेश से दूर जाने का प्रयास करती है, प्लस से माइनस।
इस तरह से ऐसे हम लोग बना ले इसको, ठीक है ना। चलिए इससे दूर जाएंगे, इसके पास आएंगे, ठीक है, इस तरह से। चलिए प्लस से तो माइनस हम लोग जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या करती है, धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। क्या ऐसा कभी आपने देखा है कि ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ जाए? फिर धन यहाँ भी देखो, यहाँ भी काम कर रहा है, ठीक है ना। ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, ये सही है, लेकिन कभी भी ये माइनस से प्लस की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस से प्लस की तरफ नहीं जाएगा। अगर अगर ये ऐसा होता तो ये बंद पास का निर्माण करते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए इस तरह से अगर कभी चित्र दिख जाए तो समझ लेना, अगर एरो कुछ इस तरह से दिखाई दे, ठीक है ना, एरो तो सीधा होगा, अगर इस तरह से दिखाई दे तो समझ लेना ऐसा वैद्युत बल रेखाओं में नहीं होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद पास का निर्माण नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं अगले नंबर में, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं बंद पास का निर्माण नहीं करती, नहीं करती है। क्या करती है? वैद्युत बल रेखाएं बंद पास का निर्माण नहीं करती हैं। और इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कई बार एग्जामिनर प्रैक्टिकल में पूछते हैं कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे इस चित्र को। तो मान लेते हैं अपने पास एक वैद्युत बल रेखा ये हो गई, एक वैद्युत बल रेखा अपनी ये हो गई, नाम दे देते हैं P और इसका हम लोग नाम दे देते हैं Q, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये जो अपना प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है ना, ये बिंदु P का भी बिंदु है और ये बिंदु Q का भी बिंदु है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ही बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये देखो हमने एक स्पर्श रेखा किसके लिए खींच दी है? Q के लिए, और एक हमने खींच दिया किसके लिए? E के लिए, ठीक है ना। तो अब देखो ये हो गया Q अर्थात EQ, और ये किसके लिए हो गया? ये हो गया P के लिए। तो ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे? EP वेक्टर लगा के। अब जरा ध्यान से देखो, क्या एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ऊपर वाले को हम लोग ध्यान से देखें, एक ही बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? केवल का केवल एक, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, और जो कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं एक सदिश राशि है जो किसको प्रदर्शित करती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो यहाँ पे एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हैं और ऐसा हो नहीं सकता। हम ये कह सकते हैं कि दो वैद्युत बल रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं अगले पॉइंट में? दो वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है। असंभव इसलिए है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है,
जो कि असंभव है। सभी प्रॉपर्टियों में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, एक और है, छठे नंबर पे बात कर लें। आगे चल करके हम लोग जब बात करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि हम लोग ध्यान से अगर बात करें तो आता है कि हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र चाहिए, ठीक है ना। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए याद रखना, अगर आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो वैद्युत बल रेखाओं को एक दूसरे के समांतर तथा समदूरस्थ करना होगा। तो एक दूसरे के समांतर तथा समदूरस्थ कब हो सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये देखो ये भी एक वैद्युत बल रेखा है, ये भी, ठीक है ना, ये भी। देखो तीनों एक दूसरे के क्या है, समदूरस्थ और एक दूसरे के समांतर है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे की क्या होती है, समदूरस्थ तथा समांतर होती हैं। समान वैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। एक दूसरे के समांतर तथा क्या होती है, समदूरस्थ होती है, कुछ इस तरह से। देखो ये भी वैद्युत क्षेत्र है, ये भी वैद्युत क्षेत्र है, अर्थात ये सारे के सारे। अब इसमें स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये इसी की दिशा में जाएगा क्योंकि ये समांतर है, सीधी रेखा है, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से देखें तो समझ लेना, अगर इस तरह से कोई लाइन दिखाई गई हो तो समझ लेना हर बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह एक समान होगी। आगे अगले लेक्चर में बात करेंगे कितना